चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिविडेंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब डिविडेंड बेसिकली ईपीएस का एक पोर्शन होता है। तो डिविडेंड यानी कि डिविडेंड अमाउंट पर शेयर डीपीएस निकालने के 3 तरीके हैं। पहला है डिविडेंड रेट। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि डिविडेंड रेट है तो वो पेड अप कैपिटल पर शेयर से मल्टीप्लाई होता है। कि डिविडेंड रेट इज मल्टीप्लाई बाय पेड अप कैपिटल पर शेयर, दिस विल गिव यू डिविडेंड अमाउंट पर शेयर डीपीएस। दूसरा है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो जैसा कि हमने ईपीएस के फॉर्मूले देखे थे कि डिविडेंड पे आउट रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे ईपीएस से तो डीपीएस आ जाएगा, तो डीपीआर हो गया। तीसरा है डिविडेंड यील्ड। अगर आपको दिया हो तो डिविडेंड यील्ड इज अ परसेंटेज ऑफ द एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर। एमपीएस मतलब पी0। तो कहीं मैं एमपीएस लिखूँ, पी0 लिखूँ, एक्चुअल प्राइस लिखूँ, मार्केट प्राइस लिखूँ, एक्चुअल वैल्यू लिखूँ, परचेज प्राइस लिखूँ, इन सब का एक ही मतलब लेके चलते हैं हम लोग। तो डीपीएस इक्वल टू डिविडेंड यील्ड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एमपीएस यानी कि पी0। तो डीपीएस निकालने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कौन सा परसेंटेज दिया हो। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज दिया हो, डिविडेंड पे आउट रेशियो वाला परसेंटेज दिया हो, या फिर डिविडेंड रेट दिया हो। ठीक है। अब अगर आपको ऐसे फ्यूचर पीरियड्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पीरियड्स हैं। पीरियड अगर हम ईयर्स की बात करेंगे तो 0 पे y0, फिर y1, y2, y3, y4, y5 यानी कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल। तो आज जो डिविडेंड पे हुआ या आज का डिविडेंड कहलाता है D0 यानी कि डिविडेंड ऑफ द जीरो पीरियड। अब पीरियड 1 यानी कि मान के चलो अगर ईयर्स है तो एक साल बाद का जो डिविडेंड है वो कहलाएगा D1 यानी कि फ्यूचर डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, मतलब एक साल बाद क्या डिविडेंड होगा। D2 यानी कि फ्यूचर डिविडेंड आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 2 साल बाद का डिविडेंड। तो ये टर्मिनोलॉजीज मैं सिखा रहा हूँ कि एक साल बाद का डिविडेंड D1 होता है, 2 साल बाद का डिविडेंड D2 होता है, सेम D3, D4, D5। और आज का डिविडेंड यानी कि आज पे हुआ हो वो कहलाता है D0। सम कॉमन फ्रेजेस, कहीं कहीं पे हमें फॉर्मूला में कहीं D0 यूज़ करना रहता है, कहीं D1। तो क्वेश्चन के अंदर में कुछ कुछ कॉमन फ्रेजेस यूज़ होते हैं। मैंने उसको एक जगह पे समराइज़ किया है कि D0 कब लेना है। तो अगर क्वेश्चन में डिविडेंड बीइंग पेड लिखा हो तो उसका मतलब वो D0 है। डिविडेंड पेड लिखा हो तो वो D0 है। कंपनी प्रेजेंटली पेज लिखा हो तो D0 है। लास्ट डिविडेंड, पिछला डिविडेंड जो पे हुआ वो D0 है। और D1 तो कंपनी पेज डिविडेंड तो वो D1 कहलाता है। तो ये आपको याद करना है, क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो D0 है या D1। ठीक है। Now we are going to discuss a very important model which is dividend discount model DDM। DDM का ये एक फ्लो चार्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम में। 3 तरीके के डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होते हैं। एक होता है सिंगल पीरियड DDM, एक होता है मल्टी पीरियड DDM और एक होता है इन्फानाइट पीरियड DDM। इन्फानाइट पीरियड के अंदर में 3 और होते हैं, नो ग्रोथ DDM, एक होता है कांस्टेंट ग्रोथ DDM और एक होता है मल्टीपल ग्रोथ DDM। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, बट प्राइमा फेसी आपको इसका डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आगे चल के होने क्या वाला है मैं बता देता हूँ। आगे चल के फॉर्मूला सिखाएंगे, क्वेश्चन समझाएंगे, क्वेश्चन 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 करेंगे। बट ये चार्ट अभी ही समझ लो और दिमाग में बैठा लो कि जो आप करने जा रहे हो क्या करने जा रहे हो। सिंगल पीरियड DDM में जो रिटर्न होगा वो आपको डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा। यानी कि डिविडेंड भी एक तरीके का रिटर्न मिलेगा आपको और कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो डिविडेंड को आप बेचोगे और उसकी सेलिंग प्राइस दी रहेगी। तो उसकी सेलिंग प्राइस और आज की परचेज प्राइस दोनों को माइनस करेंगे यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, दिस विल गिव यू कैपिटल अप्रिसिएशन। तो रिटर्न 2 तरीके का कमाओगे आप सिंगल पीरियड DDM में, जो कि होगा डिविडेंड भी और कैपिटल अप्रिसिएशन भी। सेम गोस और मल्टी पीरियड DDM, इसमें भी दोनों आपको रिटर्न मिलेंगे यानी कि आपको डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा। जब लेकिन इन्फानाइट पीरियड DDM आप पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जो रिटर्न मिलेगा ना उसमें सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो रिटर्न का सिर्फ एक ही पोर्शन आप डिस्कस करोगे, आप वही फॉर्मूलेज यूज़ करोगे
जहाँ पे सिर्फ आपको डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिल रहा हो, जहाँ पे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कुल मिला के आप उस सिक्योरिटी को या शेयर को बेचोगे नहीं, डिविडेंड मिलेगा, अलग अलग तरीके से डिविडेंड मिलेगा, बट उसका कोई सेलिंग प्राइस नहीं रहेगा, मतलब उसे कभी बेचा नहीं जाएगा, उस शेयर को उसे अपने पास रखा जाएगा और डिविडेंड के रूप में सिर्फ रिटर्न मिलेगा। तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो शेयर्स पे रिटर्न मिलता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है डिविडेंड, एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। पर डीडीएम पढ़ते समय पहले दो केस, यानी कि सिंगल पीरियड डीडीएम, मल्टी पीरियड डीडीएम में दोनों मिलेगा, लेकिन इन्फाइनाइट पीरियड में सिर्फ डिविडेंड ही रिटर्न के रूप में मिलता है, कैपिटल अप्रिसिएशन कंसिडर नहीं किया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आपको बहुत अच्छे से समझ आना है, तो आगे की जो जर्नी होगी और आसान होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला आ रहा है सिंगल पीरियड ईडीएम। सिंगल पीरियड ईडीएम एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे सिर्फ सिंगल पीरियड रहेगा, यानी कि एक जीरो पीरियड यानी कि टुडे और एक वन पीरियड। तो अगर पीरियड ईयर्स में है तो एक जीरो पीरियड यानी कि ईयर जीरो यानी कि टुडे, और आज से एक साल बाद यानी कि y1। y1 में आपको एक d1 रहेगा, एक p1 रहेगा, लाइक डिविडेंड मिलने वाला होगा, मतलब डिविडेंड ऑफ द पीरियड वन एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पीरियड वन। तो d1 और p1 रहेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो इक्विटी वैल्यूएशन हो जाएगा आपका, यानी कि शेयर की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे d1 प्लस p1 अपॉन 1 प्लस आर। आर का मतलब रेट है, कौन सा रेट, तो आइए देखते हैं कि अगर आप IV0 निकाल रहे हो तो आप यहाँ पे आर ई यूज़ करोगे, तो IV0 इज टू d1 प्लस पी वन अपॉन 1 प्लस आर ई का पावर 1। 1 प्लस आर ई का पावर 1 इसलिए रखा गया क्योंकि आप एक सिंगल पीरियड से कैश फ्लो को पुल कर रहे हो, सिंगल पीरियड मतलब एक सिंगल पीरियड है, एक साल बाद को पुल कर रहे हो। IV0 इजकल टू d1 प्लस पी वन अपॉन 1 प्लस आर ई का पावर 1। जब IV0 निकलता है तब पी आर ई का इस्तेमाल होता है। वैसे ही आपके पास P0 का खेल है कि P0 इजिकल टू d1 प्लस पी वन अपॉन 1 प्लस ई आर का पावर 1। तो अगर आप ई आर यूज़ करोगे तो P0 आएगा, और आर ई यूज़ करोगे तो IV0 आएगा। ये जो मैं पीरियड बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये पीरियड ईयर्स में लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ईयर्स ही पीरियड नहीं होगा। अगर मंथली डेटा दिया हुआ है, क्वार्टरली डेटा दिया हुआ है, सेमी एनुअली दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा पीरियड चेंज होते जाएगा। तो ये दिमाग में नहीं बैठाना है कि पीरियड का मतलब आपका ईयर्स है, मतलब D1 का मतलब एक साल बाद का डिविडेंड। ये हमें समझने में बहुत आसानी होती है कि एक साल बाद का डिविडेंड इज D1, बट ये भी ध्यान रखना है कि D1 का मतलब सिर्फ एक साल बाद का नहीं, D1 का मतलब एक पीरियड वन के बाद का डिविडेंड। P1 का मतलब एक साल बाद का सेलिंग प्राइस नहीं, पीरियड वन के अंत का सेलिंग प्राइस। तो अगर मेरा पीरियड मंथ्स है तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे D1 का मतलब होगा एक मंथ के बाद का डिविडेंड, और P1 का मतलब होगा एक महीने के बाद का सेलिंग प्राइस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि D1 मेरे पास 10 रुपये है, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन है 10 रुपये मिलेगा, और P1 200 रुपये में मैं सोच रहा हूँ बेचूंगा, यानी कि एक साल बाद का सेलिंग प्राइस, पीरियड यहाँ पे ईयर ले रहा हूँ। आर ई मुझे 12% दिया, यानी कि 0.12। IV0 निकालना है, तो IV0 निकलेगा D1 प्लस पी वन अपॉन 1 प्लस आर ई का पावर 1, तो 10 प्लस 200 अपॉन 1 प्लस 0.12 का पावर 1, फिर IV0 आ जाएगा 187.5। उस शेयर की इंट्रेंसिक प्राइस यानी कि शुड बी प्राइस 187.5 है। ठीक है, तो दिस इज सिंगल पीरियड रिडीम। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टी पीरियड डीडीएम। मल्टी पीरियड डीडीएम में सिर्फ पीरियड बढ़ता जाएगा, बाकी कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है सिंगल पीरियड डीडीएम जैसा। यहाँ पे पीरियड 0, 1, 2, 3 n तक हो सकते हैं, तो इसमें आपका D1, D2, D3 अप टू DN होगा, और एक PN भी होगा। सिंस मैंने बताया था कि कैपिटल अप्रिसिएशन होगा तो PN भी होगा, तो इन सब की जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी तो कहलाएगा IV0 या फिर P0। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू का एक जो बेसिक फॉर्मूला हो गया वो हो गया D1 अपॉन 1 प्लस आर का पावर 1 प्लस D2 अपॉन 1 प्लस आर का पावर 2 प्लस D3 अपॉन 1 प्लस आर का पावर 3 अप टू DN प्लस PN अपॉन 1 प्लस आर का पावर n। तो अगर आप IV0 निकाल रहे हो तो बस यहाँ पे RE करते जाना है, और अगर आप P0 निकाल रहे हो तो यहाँ पे ER करते जाना है।
ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्राइस का डिसीजन टेबल। ये पहले भी मैंने सिक्योरिटी एनालिसिस में डिस्कस किया था। डिसीजन टेबल नंबर 3 कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं। तो अगर मेरे पास IV0 है, यानी कि शुड बी प्राइस है, और मेरे पास एक्चुअल प्राइस है किसी शेयर की, तो डिसीजन ऐसा लूँगा कि अगर IV0 इज़ मोर देन P0, यानी कि जो प्राइस है जो उसकी होनी चाहिए वो ज़्यादा है और मार्केट में कम चल रही है, मतलब सस्ती बिक रही है, तो अगर कोई चीज़ सस्ती है तो उसको ले लेना चाहिए, वरना बाकी लोग को जितना जल्दी पता चलेगा वो परचेस करते जाएंगे तो इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है और वो IV के पास आता जाएगा। तो जितना जल्दी आप, मतलब जितना जल्दी सस्ते में उस चीज़ को परचेस कर लो उतना अच्छा। तो आपका ऑब्जर्वेशन कहता है कि वो अंडर प्राइस यानी कि अंडर वैल्यूड है, तो आपको जल्द से जल्द उसको बाय कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी होनी जो चाहिए प्राइस, ट्रू वैल्यू, फेयर वैल्यू, वो ज़्यादा है और उसकी एक्चुअल प्राइस मार्केट में कम चल रही है, मतलब वो सस्ती बिक रही है। तो इसका उल्टा देखते हैं कि आपका जो P0 है वो ज़्यादा है और IV0 कम है। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ बहुत महंगी बिक रही है, उसका प्राइस उतना होना भी नहीं चाहिए, यानी कि बहुत महंगा है। मान के चलो वो 100 रुपये का बिक रहा है लेकिन उसकी प्राइस सिर्फ 20 रुपीज़ होना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो जितना जल्दी आप उसको सेल कर पाओ उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि जो आप एनालिसिस कर रहे हो बहुत बहुत लोग भी कर रहे होंगे। बहुत लोग ने भी पता कर लिया कि वो तो यार उसका ज़्यादा प्राइस है, तो सेल करते जाएंगे तो आप किसी चीज़ को सेल करते जाओगे, बिकवाल आ जाएगा तो उसकी प्राइस गिरती जाएगी, है ना? बहुत सबको ही सेल करना चाहेंगे तो अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा मार्केट में। तो जैसे आप उसको सेल करते जाओगे तो उसका प्राइस नीचे आते जाएगा और IV0 के पास आएगा। तो अच्छी बात ये रहेगी ना कि जितना जल्दी बेच दूँ उतना अच्छा, तो जल्दी अच्छा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो चीज़ महंगी बिक रही है, जितना जल्दी हो सके उसको बेच दो, सेल कर दो। और अगर IV0 P0 बराबर है, यानी कि नो मिस प्राइसिंग है, यानी कि करेक्टली वैल्यूड है, तो आप उसको होल्ड करके रखो या फिर बाय एंड होल्ड। मतलब ये कि जो उसकी प्राइस होनी चाहिए और उसकी प्राइस है वो दोनों बराबर है, कोई मिस प्राइसिंग नहीं है, तो आप उसको होल्ड करके रखो। मतलब अगर आपने उसको परचेस करके रखा है तो उसको रखे रहो, उसको छेड़ो मत। और आपने परचेज नहीं किया तो उसको परचेस कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परचेस करके होल्ड करके रखो, बाय एंड होल्ड और होल्ड। तो ये डिसीजन टेबल हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में, बाय डिसीजन, सेल डिसीजन और होल्ड डिसीजन। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं मल्टी पीरियड ईडीएम का। मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग दी शेयर्स एट 500 ईच, हैविंग फेस वैल्यू 100। तो 500 रुपये का वो शेयर है, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5 ड्यूरिंग द 4th ईयर। तो 1:5 का बोनस रेशियो है। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20% एंड द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस। मतलब यही डिविडेंड हमेशा रहेगा 20%। ही इंटेंड्स टू सेल द शेयर्स एट द एंड ऑफ द 7th ईयर एट एन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900 ईच। तो वो ये सोच रहा है कि आज मैं शेयर को परचेस कर लेता हूँ, उस पर डिविडेंड 20% कमाता रहूँगा 7 साल तक, और 7वें साल में उसको 900 रुपये में बेचूंगा। क्या 900 रुपये उसका होने वाला है? किसी को नहीं पता। इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस लिखा है कि मिस्टर ए की एक्सपेक्टेशन है कि उसकी 900 रुपये हो सकती है। Incidental expenses for purchase and sale of the shares are estimated to be 5% of the market price। ये incidental expenses क्या होता है? तो बेसिकली ये एक तरीके का मान के चलो ब्रोकरेज है। तो अगर आप कोई चीज़ शेयर परचेस करते हो तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है। कोई चीज़ शेयर सेल करोगे तो ब्रोकरेज कट के आपको पैसे मिलते हैं। ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। शुड मिस्टर ए बाय दी शेयर? चलिए देखते हैं। तो प्राइस हमको दिया हुआ है 500 रुपये, बट ये मेरा परचेस प्राइस नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रोकरेज भी पे करना है, यानी कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे करना है। तो 500 रुपये प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आई 5% 500 प्लस 25, P0 आ जाएगा 525। तो आपका P0 यानी कि परचेज प्राइस आपका 500 रुपये नहीं है, वो 525 है, क्योंकि आपको ब्रोकरेज भी देना है और ब्रोकरेज भी आपका खर्चा है। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इज एडेड ऑन परचेज, तो परचेज करोगे तो आई ऐड होता है। फेस वैल्यू आपको 100 दिया हुआ है और डिविडेंड आपको 20% दिया हुआ है।
सिंस क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे कि डिविडेंड का परसेंटेज डिविडेंड रेट है और फेस वैल्यू इज़ 100% पेड अप, यानी कि पेड अप कैपिटल पर शेयर है। तो जैसा मैं आपको सिखा रहा था कि डिविडेंड अमाउंट निकलता है डिविडेंड रेट मल्टीप्लाई बाय पेड अप कैपिटल पर शेयर। तो यहाँ पे हम करेंगे 20% इंटू 100 पर शेयर इंटू 1 शेयर, क्योंकि मैं एक शेयर परचेज करने का सोच रहा हूँ। कौन? मिस्टर ए। तो 20 रुपीज़ आपका डिविडेंड आ जाएगा हर साल एनुअल। क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए हमने ये अजम्पशंस लिए। फोर्थ ईयर में क्या होगा? फोर्थ ईयर में बोनस रेशियो है 1:5। 1:5 का मतलब होता है कि जिसके पास 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे ना, मतलब शेयर्स इन हैंड होंगे ना, उसको बोनस के रूप में एक शेयर मिल जाएगा। तो 1:5 को रीड ऐसे करना है, 1:5 को रीड ऐसे करना है कि अगर 5 शेयर है मेरे पास, मैं मिस्टर ए हूँ, मेरे पास 5 शेयर है, तो मुझे एक शेयर फ्री का मिल जाएगा बोनस के रूप में। तो मेरे पास 6 शेयर हो जाएंगे, 6 शेयर मेरे पास हो जाएंगे। बट दुविधा ये है, प्रॉब्लम ये है कि मैं तो यहाँ पे एक शेयर्स की बात कर रहा हूँ कि मुझे एक शेयर लेना है। तो इम्पॉर्टेंट नोट जो आपको एग्जाम में भी लिखना है वो ये है कि बोनस शेयर्स कैनॉट बी गिवन इन फ्रैक्शन, है ना, बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन वी आर टेकिंग फ्रैक्शन डेसिमल। क्यों? क्योंकि 1:5 का मतलब होता है 1/5, यानी कि 0.2:1। तो अगर अभी अभी इसको री रीड करूँ तो एक शेयर अगर मेरे पास है तो मुझे कंपनी 0.2 शेयर बोनस के रूप में देगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते, वो हमेशा होल नंबर होते हैं। बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन हम ये मानेंगे कि बोनस जो शेयर्स हैं वो फ्रैक्शन में मिल सकते हैं, जिसके कारण 0.2:1 का मतलब है कि एक शेयर के पीछे 0.2 शेयर मुझे मिल सकता है। तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 1.2 शेयर हो जाएंगे। यानी कि फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स एग्जिस्टिंग शेयर आपके पास एक है और प्लस कर देंगे बोनस शेयर 0.2, टोटल शेयर आपके पास आ जाएगा 1.2 शेयर्स। तो ना डिविडेंड अमाउंट निकाला जाएगा कि चौथे साल से आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो चौथे साल से आपको डिविडेंड मिलेगा 20% इंटू 100 पर शेयर इंटू 1.2 शेयर्स, क्योंकि अब आपके पास 1.2 शेयर हो जाएंगे चौथे साल से लेकर के। फ्रॉम फोर्थ ईयर यू विल हैव 1.2 शेयर्स, तो 24 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिलेगा। सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ द सेवन्थ ईयर, यानी कि P7 कितना आएगा? P7 आएगा 900 रुपये। तो टोटल सेल प्रोसेस कितनी होगी? टोटल सेल्स प्रोसेस होंगी 900 शेयर इंटू 1.2 शेयर्स, यानी कि 1080। तो आप एक शेयर नहीं बेचोगे, आप 1.2 शेयर बेचोगे 900 रुपये के रेट से, तो आ जाएगा ₹1080। बट सिंस यहाँ पे मेरा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कट के मुझे पैसे मिलेंगे, यानी कि ब्रोकरेज वगैरह कट के मुझे पैसे मिलेंगे, तो टोटल शेयर प्रोसीज नेट ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विल बी 1080 माइनस कर दिया जाएगा 5% 1080, तो मुझे नेट मेरे हाथ में पैसे आएंगे 1026। तो 1.2 शेयर्स बेचने का नेट मेरे हाथ में पैसा आएगा 1026, बिकॉज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्टेड व्हेन सोल्ड। तो कोई भी चीज़ बेची जाएगी तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट होगा, कोई भी चीज़ परचेस करेंगे तो आई यानी कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड होगा। तो मेरा जो टाइमलाइन होगा वो इस तरीके से तैयार होगा कि मेरा यहाँ पे पीरियड ईयर्स में है Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 तक। मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा जो कि मेरा P0 है 525, मेरा D1 D2 D3 रहेगा 20 20 20, मुझे मिलेगा प्लस मतलब मुझे मिलेंगे, माइनस मतलब मेरे से पैसे जाएंगे। तो ये -525 का मतलब कैश आउटफ्लो है और +20 का मतलब कैश इनफ्लो है। अब ईयर 4 से क्या होगा? मुझे 24 रुपीज़ मिलेंगे क्योंकि मुझे बोनस शेयर मिला था। तो +24 +24 +24 +24 Y7 तक, और लास्ट में मुझे P7 1026 मिलेगा। तो मेरे पास सारे के सारे डी अवेलेबल है और P अवेलेबल है। तो मुझे क्वेश्चन में मिनिमम रिटर्न दिया हुआ है विच विल बी माई RE 12%। मैं जब प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू IV0 आएगा, और IV0 के साथ इस P0 को यानी कि 525 को कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि बाय करना चाहिए या नहीं। तो IV0 इस तरीके से निकलेगा, फॉर्मूला वही वाला यूज़ करेंगे, D1 अपन 1 प्लस आर का पावर 1 प्लस D2 अपन 1 प्लस आर का पावर 2 अप टू D7 प्लस P7 बाई 1 प्लस आर का पावर 7। तो ये 20, ये तीन आपका ऐसे चलेगा 20 अपन 1 प्लस 0.12 का पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर ये आपका 6 तक ऐसे चलेगा।
24 24 24 और लास्ट वाला जो है वो रहेगा 24 बाय 1 प्लस 0.12 का पावर 7 प्लस 1026 बाय 1 प्लस 0.12 का पावर 7। कुल मिला के आपका IV0 आएगा 563.68। तो चलिए कंपेयर करेंगे। कंपेयर किए तो IV0 इज़ मोर देन P0। हाउ? 563.68 इज़ मोर देन 525। तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 563.68, क्योंकि मुझे अगर 12% RE चाहिए तो उसकी वैल्यू आई है 563.68। इतना मुझे पे करना चाहिए, लेकिन मैं पे करूँगा सिर्फ 525। तो सस्ता बिक रहा है तो जल्दी ले लेना चाहिए। तो इट इज़ अंडर प्राइस्ड, सो हेंस मिस्टर ए शुड बाय द शेयर। मिस्टर ए शुड बाय द शेयर। तो पहला रिक्वायरमेंट हो गया। इफ सो, व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच शेयर? अज्यूम नो टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन। तो मेरे को ये बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस मिस्टर ए शुड पे। तो हमने नोटिस किया होगा कि ये जो IV0 निकला है उसको P0 से जब कंपेयर किया तो P0 525 लिया, यानी कि मैंने ब्रोकरेज को इंक्लूड किया था IV0 में, यानी कि जो 563.68 आया है वो इंसिडेंट एक्सपेंसेस यानी कि ब्रोकरेज इंक्लूड करके आया है। तो सिंस ये इंक्लूड किया हुआ है तो मैक्सिमम प्राइस कैसे निकलेगी? मैक्सिमम प्राइस ऐसे निकलेगी कि IV0 इज इक्वल टू मैक्सिमम प्राइस प्लस मैक्सिमम प्राइस इंटू इंसिडेंट एक्सपेंसेस। प्लस क्यों किया? क्योंकि मैं बाय करने की बात कर रहा हूँ, परचेस करने की बात कर रहा हूँ। तो 563.68 इक्वल टू मैक्सिमम प्राइस इंटू 0.05 इंटू मैक्सिमम प्राइस। तो 563.68 इक्वल टू 1.05 इंटू मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस इज ऑफ 536.84। तो ये आपकी मैक्सिमम प्राइस है 536.84। तो इस तरीके से सॉल्व होता है मल्टी पीरियड EDM का क्वेश्चन।